चलिए, तो हम लोग ब्रिटिश विरोधी प्रक्रिया पढ़ रहे थे और विरोध करते करते ऐसा ना हो कि आप लोग के अंदर इतना आक्रोश आ जाए कि आप लोग भी मैदान पर उतर ही जाएं ना। तो नागरिक विद्रोह आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद लास्ट डे की क्लास में हम लोगों ने एक पहले क्लास में हम लोगों ने आदिवासी विद्रोह देखा था और दूसरी क्लास में नागरिक विद्रोह देखा था। अब आज किसानों का विद्रोह देख लिया जाता है। फिर सीधे स्वतंत्रता संग्राम पे उतर पड़ेंगे हम लोग। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में कोई योगदान हम लोग का रहा हो चाहे ना रहा हो, कम से कम अब जाकर के पढ़ने में तो उसका योगदान दे दीजिए, ताकि लगे कि स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दिया है, एटलीस्ट उनको लोग अभी भी जो है ना जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो चलिए आइए, जब हम लोग पढ़ेंगे तब भारत माता की जय करेंगे ना। अभी फिलहाल किसान आंदोलन है। तो किसान आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जैसे हर आंदोलन के पीछे हम लोग देखे थे कोई ना कोई तो कारण था। हालांकि फर्स्ट डे की क्लास में आपको इतना कुछ बता दिया गया कि कारण को आप यहाँ से अपने हिसाब से ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे इसके कारण को दो स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है। एक जिसे आप कहेंगे तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण, और दूसरा जिसे आप कहेंगे दीर्घकालिक कारण। तो चूंकि तत्कालिक कारण थोड़े कम और छोटे छोटे हैं, इसलिए पहले उनको देख करके समझ लेते हैं और उसके बाद फिर जो होगा वो हम लोग दीर्घकालिक कारण को देखेंगे। तो तत्कालिक कारण में क्या है, पहला हो जाएगा आपको जमींदारों का शोषण। दूसरा आप देखेंगे जो कर दर होता था वो क्या था, उच्च कर दर व कठोर वसूली। डिटेल में इसके सारे में चर्चा कर चुके हैं ना। तीसरा अगर हम लोग देखें तो अकाल के समय भी कठोरता पूर्वक लगान वसूलना, प्लस जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए सहयोगात्मक, वो सहयोगात्मक भूमिका भी नहीं थी, ठीक है। तो ये कुछ तत्कालिक कारण बन रहे थे। लेकिन दीर्घकालिक कारण के रूप में अगर हम देखेंगे तो आप यहां पर पाएंगे दीर्घकालिक कारण। इसमें जैसे एक अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप पहले देखेंगे आर्थिक कारण, उसके बाद आप देख लेंगे सामाजिक कारण, उसके बाद आप देखेंगे प्रशासनिक कारण, और उसके बाद आप देखेंगे न्यायिक कारण, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि दीर्घकालिक कारण बने थे। इसमें पहले से हम लोग बात शुरू कर रहे हैं। पहला कौन सा है, आर्थिक कारण। देखिए अब ये आर्थिक कारण कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं शुरू से लगातार, जब से ब्रिटिश की आर्थिक शोषण नीति हम लोग देख रहे हैं तब से चर्चा करते चले आ रहे हैं। तो किसानों के संदर्भ में आप यहाँ पर भूमिका में किसे लाएंगे, भू राजस्व नीति को। ब्रिटिशर्स द्वारा जो 3 प्रकार के भू राजस्व की नीति को लागू किया गया था, वो तीनों ही नीति क्या थी, वो आर्थिक शोषणकारी नीति थी। आर्थिक शोषणकारी नीति थी। और इसमें जो कर दर होता था, कर दर वो काफी उच्च होता था। इसके अलावा जैसे भी हम लोगों ने चर्चा किया कि इनको जो वसूलने का इनका तरीका होता था वो क्या होता था, काफी कठोर व अमानवीय होता था। इसमें भी जब किसान अपने अकाल के दौर में होते थे तो इनके साथ क्या होता था, किसी भी प्रकार की सहयोग भाव नहीं दिखाया जाता था।
जैसे अगर हम मुगल काल की भी चर्चा करें तो उस समय भी आप देखे थे कि जब अकाल पड़ता था तो वहां पर जो किसान होते थे उनके लगान को माफ कर दिया जाता था। इसके अलावा उनके लिए तकावी ऋण उपलब्ध किया जाता था। तकावी ऋण, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं, मुगल काल की बात कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से। तकावी ऋण क्या होता था? कम ब्याज दर पर उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए जाते थे, क्योंकि ऋण है तो कुछ ना कुछ तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, और वो इसलिए दिए जाते थे क्योंकि किसानों की स्थिति तो बदहाल होती ही थी, तो जब अकाल पड़ गया तो स्थिति और उनकी खराब हो जा रही है। और ऐसे में क्या है, जो किसान अब पुनः पैदावार करना चाह रहा है, उपज करना चाह रहा है, तो उसके पास बीज, बैल, हल आदि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी पैसे नहीं होते थे। वही काम यहां पर भी हो रहा है। उनके पास अकाल की स्थिति में क्या है, अब उनका आर्थिक स्तर इतना निम्न हो गया है कि पुनः उत्पादन के लिए जो कृषि में निवेश होता है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि कृषि में भी अगर आप अच्छी उपज चाहते हैं तो पहले उसमें निवेश करना पड़ता है। जब आप पैसे लगाते हैं तब कुछ समय बाद आपको पैसे मिलते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार का कृषि के लिए सहयोग या निवेश का जो प्रावधान था वो ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं किया जा रहा था, ठीक है। और इन सब के बीच में क्या होगा, इन सब के बीच में आप देखेंगे कि जो किसान था, किसान अब उसकी स्थिति कैसे हो चुकी थी, तो उसकी स्थिति बदहाल थी। और ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि किसानों के जो आर्थिक शोषण की प्रक्रिया थी वो बहुत ही जटिल हो चुकी थी, जहां पर उससे उभर पाना या निकल पाना अब ये इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब एक व्यवस्था के तहत किसी चीज को आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं तो फिर शक्ति के बल पर आप उसको तोड़ने का ही प्रयास करते हैं, और यही प्रतिक्रिया के रूप में एक किसान विद्रोह जो है वो कारण बन रहा था, ठीक है। अब ये आर्थिक कारण रहा। दूसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो दूसरा आपने देखा जैसे कि सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण क्या था? देखिए, ये हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया गया था। ब्रिटिशर्स द्वारा एक नए वर्ग का उदय किया गया, नए वर्ग का उदय, ठीक है। इस नए वर्ग को दो स्तर पे हम लोग लाके रख सकते हैं। एक तो वंशानुगत चल रहे थे जो पहले से थे, लेकिन चूंकि सामाजिक कारण में पड़ रहे हैं इसलिए ये भी समाज के ही अंग के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो जमींदार हो गए, और जो नए वर्ग के उदय के रूप में आप देख रहे हैं ये कौन थे? साहूकार थे, साहूकार। इसके अलावा मारवाड़ी और बनिया वर्ग थे। एक एक करके दोनों के शोषण की प्रक्रिया देख लेते हैं। जहां जब हम जमींदारों की बात करते हैं तो इनके माध्यम से क्या होता था? इनके माध्यम से पहले तो कठोर लगान वसूला जाता था। दूसरा, कभी कभी निर्धारित लगान से ज्यादा वसूला जाता था। निर्धारित लगान से ज्यादा, जितना निर्धारित किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा, कंपनी द्वारा, उससे ज्यादा ये जाकर के वहां पर जो मतलब लगान था उसको वसूलते थे। इसके अलावा इनके साथ क्या करते थे? अमानवीय व्यवहार करते थे, इनका शोषण करते थे। शोषण के रूप में इनके क्या की महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार। इसके अलावा जब ये कर नहीं देने में सक्षम होते थे, जब ये कर देने में सक्षम नहीं होते थे किसान, तो उनको क्या करते थे? अपने दुर्गों से, कोड़े से पिटवाते थे। अब आप लोग को पुरानी पिक्चर याद आ रही होगी ना, मतलब जब कहीं पर भी किसी समाज में जो है इस प्रकार से आप देखते हैं कि किसी विशेष वर्ग द्वारा शोषण किया जा रहा होता है, तब फिर क्या होता है? उस गांव में कोई एक मसीहा जन्म लेता है ना। अमिताभ बच्चन जैसा कोई व्यक्ति निकल के आता है जो अमरीश पुरी जैसे जमींदार का दमन करता है ना। तो यहाँ पर चूंकि रियल लाइफ है ना, तो रियल लाइफ में तो फिर जाहिर सी बात है कोई अमिताभ बच्चन तो निकल के आ नहीं पाएगा, मसीहा तो निकल करके आएगा नहीं। और जो मसीहा भी निकल करके आएगा तो वो नेतृत्व कर्ता के रूप में ही हो सकता है ना। गांधी जी अमिताभ बच्चन की तरह उभरे,
लेकिन फिल्मी स्टाइल में तुरंत वो सब कुछ नहीं ना समाप्त कर सकते हैं, संघर्ष लंबा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनसे पिटवाते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या करते थे, उनकी जो संपत्तियां होती थी, संपत्ति, उसे क्या कर लेते थे, उनसे छीन लेते थे या उनको जब्त कर लेते थे। इसके अलावा और क्या करते थे, तो उनसे बेगारी कराते थे, बेगारी कराते थे। और पुनः सबके पीछे शोषण था, अगर वो बेगारी नहीं करते थे तो भी उनके साथ क्या करते थे, जो कठोर शोषण की नीति थी उसका प्रयोग करते थे। यानी एक तो उनको आर्थिक रूप से कमजोर करते थे और दूसरा उनको शारीरिक रूप से यातनाएं भी देते थे। ये क्या था, जमींदारी वर्ग द्वारा उनको शोषण किया जा रहा था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग नए वर्ग की बात कर रहे हैं, नए वर्ग की बात, तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मारवाड़ी या बनिया वर्ग की बात हम लोग यहाँ पे कर लें, तो अब देखिए क्या होता था। अभी मैंने बताया ना कि जब अकाल की स्थिति खास तौर पे होती थी, तो अकाल की स्थिति में क्या होता था, जो किसान होता था वो आर्थिक रूप से बदहाल होता था। तो किसान आर्थिक बदहाल की स्थिति में है, और ऐसे में क्या होता था, ये नए वर्ग के पास वो चले जाते थे और उनसे क्या करते थे, ऋण ले लेते थे, इसलिए ताकि वो पुनः अपने कृषि उत्पादन का कार्य कर सके। जब ऋण लेते थे तो ये जो ऋण होता था ये क्या होता था, उच्च ब्याज दर पर होता था। और बदले में क्या होता था, बदले में ऋण के बदले में कुछ ना कुछ तो आपको रखना पड़ेगा। तो बहुत से बार क्या होते थे, अपने जमीन या अन्य संपत्ति को रख देते थे। अब चूंकि ब्याज दर इतना ज्यादा होता था कि किसान उसको सही समय पर चुका नहीं पाता था। और थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा होगा ना, कि कोई भी चीज जब एक बार पूंजी के रूप में एकत्रित होना शुरू हो जाता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, वो बढ़ता ही चला जाता है। कुछ इसी तरह का प्रावधान था। और जो किसान होते थे वो एक बार अगर इनके चंगुल में फंस गए तो वो कभी निकल नहीं पाते थे, और यदि निकलने का प्रयास भी करते थे तो वो निकलने नहीं देते थे। वो क्या करते थे, वो जो उनकी जमीन होती थी या उनकी जो आप कह सकते हैं परिसंपत्ति होती थी, जितने भी उनके एसेट होते थे, उनको क्या करते थे, जबरन हथिया लेते थे, जबरन हथिया लेते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे। उसके अलावा क्या था, अभी हम लोग जब प्रशासनिक और न्यायिक कारण देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि पूरी तरह से इनको क्या था, कानून, प्रशासन और प्लस न्यायपालिका का भी संरक्षण प्राप्त था। तो बहुत से मौकों पर आप देखेंगे ये क्या करते थे, उनको शोषित भी करते थे, प्लस पुलिस की मदद लेकर के उनको पिटवा देते थे, उनको जेल में डलवा देते थे, उनको धमकी दिलवा देते थे। और उसके बाद भी यदि चीजें उनके हाथ में नहीं रहती थी तो वो जाकर के कोर्ट से क्या करते थे, एक ऑर्डर लेके चले आते थे। क्योंकि पूरा का पूरा जो आप व्यवस्था देखेंगे वो इनके संरक्षण में कार्य कर रहा था। मतलब ब्रिटिशर्स के संरक्षण में ये पूरा जो मध्यस्थ वर्ग आप देख रहे हैं ये कार्य कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, सामाजिक स्थिति जो थी वो भी इनको शोषित कर रही थी। ठीक है, अब तीसरा अगर हम लोग देखें तो प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण का भी झलक तो आपको दिखाई दिया कि क्या होता था, चाहे वो जमींदार हो और चाहे वो नवीन मध्यस्थ वर्ग हो, ये दोनों ही क्या करते थे, उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करते थे, आर्थिक और शारीरिक शोषण करते थे। इसके अलावा अगर ये किसी भी तरह से शोषित होने के पश्चात कानून प्रशासन की मदद लेना चाहते थे, कानून प्रशासन की मदद लेना चाहते थे, तो ये जो कानून या प्रशासन होता था ये भी क्या करता था, ये इनको संरक्षण देता था। और ऐसे में उनको पुनः इनके माध्यम से क्या किया जाता था, शोषित किया जाता था। जैसा कि अभी आपको बताया कि जबरन मारना, पीटना, धमकी देना। पुलिस प्रशासन की स्थिति कोई बहुत आपसे मतलब आप उससे अनभिज्ञ तो है नहीं ना। ये तो हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश नियंत्रण में था। यहाँ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में पुलिस की प्रवृत्ति आप जानते ही हैं ना। तो फिलहाल तो कुछ चीजें अब ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा चीजें सुधर गई हैं। ट्रांसपेरेंट का तात्पर्य है कि अब चूंकि सोशल मीडिया एक्टिव है, हर हाथ में लोगों के मोबाइल है, तो थोड़ा डरे से हमें से रहते हैं कि कहीं कब कौन रिकॉर्ड कर ले, कोई भरोसा नहीं है।
कंप्लेन हो जाएगी तो आगे तक कार्रवाई हो जाएगी क्योंकि साक्ष्य उपस्थित है। नहीं, अभी भी पीछे कैसे कार्य होते हैं आप जानते हैं, और ये 10 साल 15 साल पहले कैसे कार्य होते थे आप बहुत अच्छे से जानते थे ना, कि कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी वसूल लेते थे, किसी भी दवा धमका देते थे। अच्छा, उनके अंदर भी एक चीज बहुत अच्छी है, वो मतलब खुल के कहते थे कि किसी को डंडा मारना है पर डंडा 500 रुपए, तो किसको मारना है, कितना मारना है। गांवों में क्या होता, जो संपन्न लोग होते थे जाके गड्डी फेंक देते थे, उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे भी जिससे काम लेना होता था गरीब लोगों को शोषित करा देते थे। कभी भी देखते थे जमीन मिल का कोई मैटर होता था, पुलिस आकर के जमींदारी पर हम कहाँ जा रहे हैं। अभी 15-20 साल पहले की स्थिति में आप देख लेंगे कितनी समस्याएं हो जाती थी। तो बस अभी तो ये हाल ही की घटनाक्रम है, उस समय सोचिए क्या होगा ना। तो बस वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग अंतिम स्तर पे देख लेते हैं, चौथा, वो क्या है, न्यायिक कारण। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए शोषण का स्तर जो है ना, शोषण वो चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थ वर्ग उनका शोषण कर रहा है, जमींदार भी हो गए उसमें और अन्य वर्ग भी हो गए। उसके बाद ये कहां गए, ये कानून प्रशासन के पास गए। कानून प्रशासन ने भी क्या किया, इनको किसी भी प्रकार से सहयोग और न्याय नहीं दिया। पुनः इनके द्वारा क्या हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है। और अंततः इनको क्या लगता था कि हम कहाँ चले जाएं, हम न्यायालय चले जाएं। अब न्यायालय जब जाते थे तो पीछे मैंने बताया कि बेचारे क्या होते थे, पढ़े लिखे होते नहीं थे, न्यायालय के दांव पेच इनको समझ में नहीं आते थे। वकीलों के खर्च जो है, मतलब एक होता है ना कि जैसे कभी कभी आप ऐसे जाल में फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता करें क्या, देने को पैसा है नहीं, केस हम वापस भी ले लें, फिर लगता है यार ऑलरेडी इतना पैसा खर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा और दे दें। क्योंकि वो एक बार में तो पैसा होता नहीं था, थोड़ा पैसा थोड़ा पैसा थोड़ा पैसा, पता चला ये अपनी जमीन जायदाद सभी चीज को गिरवी रखकर सूद पर या ब्याज पर पैसा लेकर के क्या थोड़ा थोड़ा देकर के वकीलों के चंगुल में, और न्याय जो है उसके पूरे चक्र में फंस गए हैं। अब उससे वापस निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और अंततः न्याय तो इनको मिलता नहीं था, न्याय हमेशा कहाँ होता था, इनके स्तर पर ही होता था। तो ये पुनः क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यायालय के माध्यम से भी इनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। कभी भी कहीं पर भी कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आप पाए कि छोटे वर्ग, खासतौर से किसान, आदिवासी, इस तरह के लोगों को जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय मिला। ठीक है, तो भाग दौड़, पैसे की खर्चे प्लस ये सारी समस्याएं। तो शोषण का स्तर आप देख रहे हैं 3 चरण पे है। इसका मतलब अगर आप कहें तो यहाँ पर औपनिवेशिक नीति कैसे कार्य कर रही थी, ऐसे तो नहीं कर रही थी। देखिए यहाँ पर औपनिवेशिक नीति की बात करें तो यहाँ पर एक क्या है, देखेंगे केंद्र में कौन है, ब्रिटिश सरकार है। ठीक है, दूसरे स्तर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहां पर क्या है, कानून व प्रशासन है। तीसरे स्तर पे आप देखेंगे क्या है, जमींदार है। ठीक है, कानून, प्रशासन और इसी में आप न्यायपालिका कर लीजिए इनका, मतलब ये इनके व्यवस्थाएं हैं। और यहां पर क्या है, मध्यस्थ वर्ग, और बीच में कौन है, किसान है। अब ये जो किसान है, इस किसान को आप पाएंगे कि देखिए मुख्य रूप से क्या हो रहा है, इनका शोषण इनके माध्यम से भी हो रहा है। उसके पश्चात क्या है, इनका शोषण इनके माध्यम से भी हो रहा है, और इनका शोषण इनके माध्यम से तो हो ही रहा है, कानून तो यहीं से बन के आ रहे हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अब देखिए ये जो पूरा व्यवस्था हो गया,
इस व्यवस्था का संरक्षण इस वर्ग को मिल रहा है, और वहीं दूसरा जो पूरे शक्ति का केंद्र हो गया, जो औपनिवेशिक नीति चला रहा है, उसका भी संरक्षण मिल रहा है। तो जो मध्यस्थ वर्ग किसानों को दिखाई देता था, देखिए इसकी भूमिका भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्योंकि जब हम लोग किसान आंदोलन अभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसान आंदोलन दो स्वरूप में हुआ है, एक 19वीं सदी का हुआ है और दूसरा 20वीं सदी का हुआ है। और जब आप देखेंगे तो 19वीं सदी में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें मुख्य रूप से किसान औपनिवेशिक नीति की समझ ही नहीं रखते थे, उनको ये पता ही नहीं चलता था कि उनका शोषण कर कौन रहा है। पावना विद्रोह जब हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें किसान लोग क्या कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। महारानी की रैयत होने मतलब क्या है, रैयत मतलब किसान, इसका मतलब वो चाहते थे कि भाई ये मध्यस्थ वर्ग हटाओ, हम डायरेक्ट आपके किसान होना चाहते हैं। अब उनको क्या पता था, देखिए तो वही बता रहे थे कि यहां पर क्या है, जो ब्रिटिश सरकार था इसका भी संरक्षण और यहां पर इसका भी संरक्षण। तो पूरी तरह से अगर आप देखें तो मध्यस्थ वर्ग और जमींदार जो थे वो संरक्षण में थे संपूर्ण शक्ति और व्यवस्था के, और किसान जो थे वो हर तरफ से पिस रहे थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं किसान विद्रोह। किसान विद्रोह, देखिए जब हम किसान विद्रोह की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि ये दो स्वरूप में था, दो स्वरूप में। इसमें एक आप देखेंगे तो 19वीं सदी का किसान आंदोलन था, और दूसरा आप देखेंगे 20वीं सदी का किसान आंदोलन था। मुख्य रूप से जब हम 20वीं सदी के किसान आंदोलन में जाते हैं तो गांधी जी के नेतृत्व में कुछ प्रमुख किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, और उस किसान आंदोलन का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चूंकि मैंने कहा ना कि अभी इनको ब्रिटिशर्स औपनिवेशिक नीति की समझ ही नहीं थी। देखिए तो यहाँ पर क्या था, जो 20वीं आप सदी में किसान आंदोलन देख रहे हैं, जैसे आपने देखा चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, और भी कुछ प्रमुख हैं, फिलहाल दो उदाहरण को समझ लें। आप देखिए यहां पर क्या है, गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है आपने देखा वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहा था, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ हो रहा था नहीं हो रहा था। जबकि अगर आप 19वीं सदी का किसान आंदोलन देखेंगे तो इनको क्या था, औपनिवेशिक नीति की समझ ही नहीं थी, और ये क्या सोचते थे कि इनका पूरा शोषण जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मध्यस्थ वर्ग के द्वारा हो रहा है। इसलिए 19वीं सदी में जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उनका शोषण कर रहा था, ये उसके विरोध में या उसके खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो 19वीं सदी के आंदोलन के रूप में जैसे हम लोग नील आंदोलन को देखेंगे, पावना आंदोलन को देखेंगे, दक्कन विद्रोह को देखेंगे, तो मुख्य रूप से तीन आपको ये 19वीं सदी का आंदोलन देखना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो 20वीं सदी के आंदोलन में तो अभी हमने चर्चा किया, चंपारण हो जाएगा, खेड़ा हो जाएगा, कुछ और भी देख लेंगे। ठीक है, उन्नीसवीं सदी का आंदोलन। अब इस 19वीं सदी के आंदोलन में जो हम लोग पहला आंदोलन देखने चल रहे हैं वो है नील आंदोलन। कब का है ये, 1859-60 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो नील आंदोलन हुआ था ये कहां हो रहा था, नील आंदोलन कहां हो रहा था, ये बंगाल के क्षेत्र में हो रहा था। ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल, बंगाल के क्षेत्र में हो रहा था। ठीक है, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दिगंबर व
विष्णु विश्वास। ये कौन थे? ये दो भाई थे। ठीक है, इससे पहले कि आंदोलन का घटनाक्रम आगे बढ़े, पहले हम लोग देखते हैं कि आंदोलन का कारण क्या था। तो कारण देखिए, जब हम आंदोलन के कारण की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मुख्य रूप से जो आंदोलन हुआ है ये नील की खेती के विरोध में हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो किसान थे वो क्या चाहते थे? वो नील की खेती करना बंद करना चाहते थे, लेकिन यहां पर जो नीलहे थे, नीलहे का तात्पर्य हो गया जो नील की खेती करवाते थे। ठीक है, ये क्या थे? ये यूरोपीय थे, और इनको क्या था? नील की खेती से क्या था? ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उसका अच्छा मूल्य प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, जबकि भारत के जो किसान थे उसको नील का अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ये शोषण कर रहे हैं, ये कम पैसा दे रहे हैं, उनका लाभ लेके चले जा रहे हैं। और ये चाहते थे कि यहाँ पर खाद्यान्न जैसे धान वगैरह हो गए, उसका क्या करें? खेती करें, और इसका मूल्य इनको क्या था? अपने स्थानीय बाजारों में भी अच्छा मिल जाता। दूसरी समस्या क्या है? देखिए, नील की खेती की एक और बड़ी समस्या ये है कि जो नील की खेती होती थी उसमें जो नील की जड़ें होती हैं वो क्या होता है? वो भूमि के काफी गहराई तक फैल जाती हैं, और गहराई तक अगर फैल रही है तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मानव शरीर होता है, मानव शरीर की कार्य दक्षता उसके शरीर में उपस्थित पोषण के स्तर पर भी निर्धारित होता है। आप कितना कार्य कर सकते हैं, इससे आपके पोषण का स्तर भी तो पता चलेगा। अब आप 4 दिन तक खाना ही ना खाओ और 4 दिन तक बिल्कुल आप काम करते रहो तो गिरेंगे नहीं चक्कर खा के, तो क्या होगा? तो भूमि में भी जब आप पौधों की उपज को देख रहे हैं, फसलों की उपज को देख रहे हैं, तो वो भी तो पोषण को ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी तो जल चाहिए, पोषक तत्व तो चाहिए। अब जब भूमि में बिल्कुल अंदर तक निचोड़ करके, जैसे मैं बार बार बताता हूं, जो बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो ज्यादा चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा सा इशारों में आप समझ लीजिए कि कभी भी अगर आपको भूख अंदर से महसूस हो रही है, इसका मतलब आपका शरीर आपको बता दिया कि अब तुम्हारे पास जो संचित ऊर्जा है हम उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हारे संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करें, कुछ सेवन कर लो। दूसरा चीज, जब भूख लगती है तो या तो आपके एक नियमित समय पर होगा, क्योंकि शरीर को पता है कि आप प्रतिदिन किस समय कितना डोज लेती हैं, और उसी के अनुसार वो क्या करता है? ऊर्जा का प्रयोग करता है। जब आप अतिरिक्त ऊर्जा का सेवन करते हैं तो वो शरीर में आपके संचित हो जाता है, और जब उससे भी अतिरिक्त ऊर्जा का सेवन करते हैं तो वो शरीर में अतिरिक्त संचय हो जाता है, तो इससे क्या होता है? मोटापा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जब संचित ऊर्जा है और आप उसको लगातार उपयोग में ला रहे हैं तो ऊर्जा कम हो रही कि नहीं हो रही है? कल्पना करके देखिए कि आपने क्या किया। अक्सर लोग कहते हैं कि गांव के लोग खाना ज्यादा खाते हैं, और मेहनत कितना करते हैं वो कोई नहीं देखेगा। कि एक सुबह से उठ करके जो खेतों में जा करके 4 घंटे 5 घंटे खट रहे हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर एसी में बैठ करके लेट करके टीवी देख करके 2 रोटी खा के फिर सो थोड़ी ना जाना है। तो जाहिर सी बात है, जितना आप क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, उसी के अनुरूप आपकी कार्य दक्षता भी तो होनी चाहिए। उसी तरह से भूमि है, उसमें पोषक तत्व है, उसमें जितना आप वहां से खींचना चाहते हैं उसके अनुरूप उसमें पोषक तत्व तो होना चाहिए। किसान पोषक तत्व दे ही नहीं पा रहे हैं, और उसमें भी नील जैसी खेती जो है वो अंदर से अंदर तक जा करके, देखिए आप जब खेती की प्रथा में क्या करते हैं, जब खेतों की आप जुताई करते हैं, जुताई, तो उसका मुख्य कारण क्या है? आपने अक्सर सुना होगा, गहरी जुताई करना हमेशा बेहतर उत्पादन के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए आपने देखा हल की अपेक्षा जब ट्रैक्टर से जुताई होता था तो उत्पादन अच्छा हो जाता था। कारण क्या है? पहली बात तो उसमें ज्यादा बल का प्रयोग हो रहा है। अब होगा क्या? जैसे मान लेते हैं आपने फसल लगाया है, ये जो फसल आप लगा रहे हैं, सपोज करिए ये आपकी सतह हो गई। अब आपने जो सामान्य फसल लगाया तो सामान्य फसल की जड़ें क्या है? कुछ नीचे तक गई, और इसने क्या किया? अपने एक आवर्धन काल में यहाँ के पोषक तत्वों को क्या किया? ग्रहण कर लिया। अब आपने क्या किया? आपने यहाँ पर भूमि की जुताई कर दी। जब भूमि की आप जुताई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मिट्टी पलट गई। अब मिट्टी पलट गई तो क्या हो रहा है? जो ये मिट्टी थी ये नीचे की तरफ आ गई, और नीचे वाली मिट्टी क्या किए? ऊपर लेके चले आए। फिर नीचे मिट्टी जो संचित हो रही है, समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें क्या होगा? जब खाद वाद पड़ते रहते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है? पोषक तत्व, क्योंकि
ऊपर जो मिट्टी है ना उसमें तो आपने जितना पोषक तत्व डाला तुरंत खींच ले रहे हैं, और जो नीचे है वो कुछ समय तक वहां पर दो महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब तक दूसरे फसल का समय नहीं हो रहा है उसमें संचित होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। तो नील की खेती में क्या होता था, जैसे कि मैं बताया कि इसकी जड़ें क्या होती थी, काफी गहरी होती थी, और ऐसी स्थिति में क्या होता था, ये भूमि को बंजर बना देती थी। तो एक ये भी समस्या होती थी, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता था, ज्यादा पोषक तत्वों को खींच लेता था। अब देखिए इसके अलावा क्या था, तो हम लोग कारण पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बताया कि नीलहे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा नील का उत्पादन कराया जाए, जबकि जो किसान होते थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि नील का उत्पादन बंद कर दें। समस्या किस चीज की थी कि आप ददनी प्रथा भी जानते हैं, ददनी प्रथा। अब इस ददनी प्रथा के माध्यम से बहुत सी बार क्या होता था, अग्रिम भुगतान हो जाता था, अग्रिम भुगतान हो जाता था, और इससे भी क्या होते थे, किसान एक तरह से बन जाते थे, ठीक है। दूसरा अगर आप यहीं पे देखेंगे तो अगर ददनी प्रथा काम नहीं करती थी तो उनके शक्ति थे, वो शक्ति के बल पे क्या करते थे, किसानों को दबा के रखते थे और जैसा चाहते थे वैसे उनसे खेती करवाते थे। तो कुछ ये विषय थे जिसके कारण क्या हो रहा था, ये नील आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि नील आंदोलन प्रारंभ हो रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व 2 भाई थे, कौन कौन थे, दिगंबर और विष्णु, ठीक है, विश्वास। ये दोनों क्या थे, बंगाल का एक जिला, पूर्वी बंगाल का एक जिला है नादिया, ठीक है। नादियाबाद का एक छोटा सा गांव था गोविंदपुर, गोविंदपुर, यहां से इन्होंने क्या किया, नीलहों के खिलाफ एक विद्रोह या आप कह सकते हैं आंदोलन प्रारंभ किया, और देखते ही देखते क्या हो गया, ये जो आंदोलन था ये पूरे बंगाल में फैलने लगा, सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ठीक है। और अंततः आप देखेंगे तो ये जो नील मतलब आंदोलन हो रहा था, इसको 1860 तक आते आते, 1859, 2 साल का ये देख रहे हैं, 1860 तक आते आते क्या हो गया, सफलता भी मिली, सफलता भी मिली, और जो नीलहे थे, नीलहे, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहां से जाना पड़ा, ठीक है। इस बीच में इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ कुछ और चीज देख लीजिए, जैसे ये जो नील आंदोलन है, नील आंदोलन 1859-60, इसका मतलब स्वतंत्रता संग्राम के तुरंत बाद हुआ आंदोलन था। एक चीज ध्यान रखिएगा, यही एक कारण भी था कि इतनी आसानी से जो है वो नीलहों को जाना पड़ा, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स जो थे एक बड़े आंदोलन से उभर करके ही आ रहे थे, इसलिए ज्यादा संघर्ष करना नहीं चाहते थे, ठीक है। दूसरी चीज, इस नील आंदोलन का जो उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है, आनंद मठ वाला भी पूछ ले रहे हैं, कल उसको बताए नहीं थे, दीन बंधु मित्र, इनकी रचना है, क्या है, नील दर्पण। इसी नील दर्पण में क्या है, नील आंदोलन का एक मतलब आप कह सकते हैं मार्मिक वर्णन किया गया है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ रहे थे सन्यासी आंदोलन के बारे में, सन्यासी आंदोलन का जिक्र कहां पर है, आनंद मठ में है, ठीक है। और आनंद मठ किसकी रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत कब गाया गया था पहली बार, हाँ 1996 तक आपके जन्म के आसपास पहुंच जाएगा ना, हाँ 1896 कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वो आनंद मठ का जिक्र वहां पर है। यहां पर देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, तो वास्तव में ये जो नील आंदोलन बंगाल में फैला था, बंगाल के कुछ बौद्धिक वर्ग ने भी क्या किया था, बौद्धिक
वर्ग ने भी क्या किया था, इस नील आंदोलन का विरोध किया था, मतलब नील आंदोलन का समर्थन कह लीजिए, नील आंदोलन का समर्थन किया था, नीलहों का विरोध किया था। ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे तो एक हिंदू पैट्रियट के नाम से क्या होता था, एक अखबार आता था। ठीक है, जिसके संपादक कौन थे, संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा भी क्या था, इसके विरोध में काफी लेख लिखे गए थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसी तरह से अगर देखेंगे तो जो मिशनरी लोग थे, ईसाई मिशनरियों द्वारा भी क्या किया गया था, इस नील आंदोलन का क्या किया गया था, समर्थन दिया गया था। ठीक है, और वहां पर जो तत्कालीन गवर्नर थे कैम्पबेल, बंगाल के गवर्नर, उन्होंने भी क्या किया था, इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था, पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कम समय में ये एक सफल आंदोलन रहा था, सफल आंदोलन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहला कौन सा देखा, पहला हम लोगों ने देखा नील आंदोलन के बारे में। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। दक्कन विद्रोह कब का है, दक्कन विद्रोह 1874-75 के आसपास का है। दक्कन विद्रोह 1874-75। ठीक है, मुख्य रूप से ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आइए देखते हैं इसी को दक्कन विद्रोह, दक्कन उपद्रव या दक्कन किसान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दक्कन का क्षेत्र आप समझ सकते हैं, ये क्या है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र और उत्तरी जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या था, जो मध्यस्थ वर्ग था, मध्यस्थ वर्ग, अब मध्यस्थ वर्ग तो आप बार बार समझ ही रहे हैं। ठीक है, जहां पर आप कह सकते हैं इनके शोषण का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिनके माध्यम से, तो पूरा जमींदार प्लस मुख्य रूप से मारवाड़ी, बनिया, साहूकार, इन लोग को कह लीजिए। ठीक है, ये जो मध्यस्थ वर्ग के लोग थे ये बाहर के थे, बाहर के, तो बाहर के कहां के थे, गुजरात के थे। ठीक है, और हुआ क्या था, जो हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या था, 1860 के करीब वहां पर क्या हो गया, अपना एक क्रांति चल गया था। ठीक है, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे इससे पहले वो अमेरिका में आप कह सकते हैं कि कपास ये यहां से प्राप्त करते थे। ब्रिटिशर्स 1860 के आसपास जो अमेरिका से कपास प्राप्त करते थे वो वहां के आंतरिक गृह युद्ध के कारण क्या हो गया था, अब उनको उसकी सप्लाई नहीं हो पाई थी, मिल नहीं रहा था। ऐसे में उन्होंने क्या किया था, भारत के क्षेत्रों में क्या किया, कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया, कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं कि मुख्य रूप से जो दक्कन का क्षेत्र है वो कैसी मिट्टी के लिए जाना जाता है, कपासी मिट्टी के लिए जाना था नहीं, क्योंकि काली मिट्टी है ना, तो काली मिट्टी में क्या होता है, कपास का उत्पादन बेहतर होता है। अब हुआ क्या कि जो कपास का उत्पादन था भारतीय क्षेत्रों में, यहाँ के किसानों ने क्या किया, इस पे कार्य करना प्रारंभ किया, और प्रारंभ में क्या हुआ, इनको लाभ भी हुआ, प्रारंभ में लाभ भी हुआ। लेकिन था क्या कि चूंकि कपास का उत्पादन, अब एक नया प्रयास करना पड़ा था, वाणिज्यिक फसल करनी पड़ी थी, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया था, जो ये मध्यस्थ वर्ग आपने देखा था, इनसे क्या किए थे, पैसे ब्याज पर लिए थे। अब कुछ ही समय पश्चात क्या हो रहा था,
जो अमेरिका में गृहयुद्ध चल रहा था वो शांत हो गया, ठंडा पड़ गया। अब ब्रिटिशर्स के लिए क्या हो गया, पुनः जो कपास उत्पादन का मूल केंद्र था वो भारत ना होकर के कौन सा हो गया, वो अमेरिका हो गया। वो वहां से वापस प्राप्त करने लगे। अब ऐसे में चूंकि भारत के क्षेत्रों में कपास की मांग कम हो गई, और अगर ब्रिटिशर्स लेते भी थे तब उनका उचित मूल्य नहीं देते थे, और यहाँ पर क्या हो गया, किसानों को कपास की खेती में एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इसी भारी नुकसान के तहत जो मध्यस्थ वर्ग था उनके द्वारा आप देख रहे थे कि उनको जो किया जा रहा था, क्या जो मतलब पैसे वगैरह दिए गए थे सूद पर, मूलधन और सूद का पैसा दोनों ही जब उनको नहीं प्राप्त हो रहा था तो उसके बदले जो गिरवी रखा गया था, जो उनके घर जमीन गिरवी रखे जाते थे, अब जमींदारों द्वारा और मध्यस्थ वर्गों द्वारा क्या किया था, उसको जब्त किया जा रहा था। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, एक घटनाक्रम हो जाता है तत्कालिक कारण के रूप में। इस घटनाक्रम में क्या हो रहा है, एक सूदखोर मारवाड़ी है जिसका नाम है कालू राम। मतलब पिक्चरों में जब आप इस तरह का नाम सुनते थे तो घबराइएगा मत, कहीं ना कहीं वास्तविक नाम से ही चर्चाएं दिखाई देती थी ना, ये सब लग रहा है ना कि हाँ बिल्कुल सूदखोर पक्का वाला है ना। तो देखिए क्या है, ये एक सूदखोर मारवाड़ी था और इसने क्या किया, एक बाबा साहिब देशमुख ना, तो ये क्या थे, ये किसान थे। और अब इनकी जो संपत्ति कालू राम के पास गिरवी रखी गई थी, गिरवी, इसको पहले वो प्राप्त करना चाहता था, जब नहीं प्राप्त कर पाया तो वो न्यायालय चला गया और न्यायालय से अब उसके मकान की नीलामी का कागजात लेके आया। जब नीलामी का कागजात लेकर के आया तो वहां के किसानों ने क्या किया, कालू राम को इसका मकान बेचने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः जब वो नहीं माना और ये रोक नहीं पाए तो उसी के विरोध में क्या होता है, यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और ये जो विद्रोह हो रहा है ये 2 चरण में होता है, 2 चरण में। इसमें जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण ये क्या था, ये एक प्रकार का आप कहेंगे तो असहयोग व अहिंसा के साथ हुआ था। लेकिन दूसरा जो आप देखेंगे तो ये जो उपद्रव नाम दिया गया है ना, इसी से आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या था। अब ये हिंसात्मक विरोध हो रहा था। तो पहले में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। प्रथम चरण इसमें क्या होगा, जैसे होता है असहयोग, तो असहयोग का तात्पर्य क्या है, यहां पे जो मध्यस्थ वर्ग हैं, मध्यस्थ वर्ग, इनकी किसी भी सेवा को न लेना और इनको अपनी कोई सेवा न देना, ये क्या हो जाता है, असहयोग हो जाता है। इसका मतलब एक प्रकार से उन क्षेत्रों से इनका बहिष्कार कर दिया गया। हम आपकी दुकानों से कोई सामान नहीं लेंगे, हम आपके यहाँ द्वारा दिए गए किसी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, मतलब कुल मिलाकर के आपकी कार्य पद्धति को प्रभावित करेंगे। आपको सहयोग नहीं देंगे, ना वो आपका बाल नहीं काटेगा, धोबी आपका कपड़ा नहीं प्रेस करेगा, मेहतर आपके यहाँ के जो घर है उनको साफ नहीं करेगा, और समाज में जो अन्य वर्ग है वो आपके साथ किसी भी प्रकार का उठना बैठना लेन देन नहीं करेगा। ये क्या किया, एक प्रकार से बहिष्कार की नीति को यहाँ पर अपनाया, अहिंसात्मक था। कितना प्रभाव पड़ेगा इसका, वो तो पहले संपन्न थे, पैसे से सब हो जाता है, कोई ना कोई आके बाल काट के चला जाएगा, तुम नहीं आओगे दूसरे गांव से आ जाएंगे, अरे तुम नहीं आओगे दूसरे गांव से नहीं आएंगे, हम बाहर चले जाके शहर में कटवा लेंगे, कब तक रोकोगे हमको, है ना। तो कुल मिलाकर के ये इनकी जो नीति थी ना, ये बहुत सफल नहीं हो पाई थी। तो अब एक होता है ना, जब आप किसी को प्रयास करते हैं और उसका रिजल्ट भी, अभी कल ही परसों मैंने किसी का स्टेटस पढ़ा था, तो उस स्टेटस में एक बात लिखी थी कि वो शराब पीता है, फिर एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा वो शराब पीता है, और फिर उसने तीसरी बार कहा वो शराब पीता है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मतलब अपने शब्दों में, वो एक राइटर थे, उनके 2 वाक्य थे
कि जिस व्यक्ति से ये बात कही जा रही थी उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और उसके ऊपर कोई भाव ही नहीं दिया, और ये बात उस व्यक्ति के ऊपर तमाचे के रूप में थी जो 3 बार लगी। क्योंकि एक व्यक्ति जिस बुराई पे लगा हुआ है कि वो शराब पीता है, वो शराब पीता है, वो शराब पीता है, दूसरा व्यक्ति उस पर कोई अपनी इच्छा ही नहीं दिखा रहा है, ना किसी तरह की चर्चा कर रहा है, तो वास्तव में उसके द्वारा एक कही गई बात उसी को थप्पड़ लग रही है। उसी तरह क्या है, यहाँ पर जब असहयोग कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, असहयोग का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो खुद में ऐसा लगेगा हम ही को थप्पा पड़ रहा है, वो तो मजे से अपना सारा काम कर ही रहा है, तो जाहिर सी बात है अंदर से आक्रोश और बढ़ जाएगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि द्वितीय चरण में आंदोलन शुरू हो गया। कैसा था? हिंसात्मक था। अब इन्होंने क्या किया, अब इनकी दुकानें लूटना शुरू की। तो दुकानों को लूटना शुरू किए, कागजात छीनना शुरू किए, फाड़ना जलाना शुरू किए। इसका मतलब पूरी तरह से अब कानून प्रशासन को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए थे। तो बंबई जो सरकार थी, क्योंकि बंबई का क्षेत्र है ना, तो इस पे बंबई सरकार ने क्या किया, 2 प्रकार की नीति को अपनाया। 2 नीति। पहली नीति जो थी वो दमनात्मक नीति थी। दमनात्मक नीति मतलब शक्ति के बल पर आंदोलन का दमन करना चाहा, लेकिन बहुत हद तक सफलता नहीं मिली। तो दूसरा फिर क्या किए, दूसरा पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए क्या किए, दक्कन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और जब दक्कन आयोग का गठन हो रहा है तो फिर दक्कन आयोग की रिपोर्ट में क्या किया गया, फिर एक अधिनियम आ गया था 1879 में, दक्कन कृषक राहत अधिनियम आ गया था, और जिसके तहत फिर उन क्षेत्रों में क्या किया गया, कुछ विशेष प्रकार के कानून जो है वो किसानों के समर्थन में बनाए गए थे। इस तरह से अगर आप अंततः देखेंगे तो दक्कन जो उपद्रव हुआ था या विद्रोह हुआ था वो भी क्या हुआ, अंततः जाकर के वो सफल ही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में यहाँ ब्रिटिश सरकार को कानून बनाना पड़ा था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद जो है आगे पावना विद्रोह है। पावना विद्रोह को लेते हुए फिर हम लोग 20वीं शताब्दी के विद्रोह पर बात करेंगे जो कल चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए उसको यहीं पर रोकते हैं।